हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप सभी को मेरी तरफ से और पाथफाइंडर की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये पर्व आपके जीवन को प्रकाश से भर दे, मेरी ये शुभकामना। ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैले, ऐसी मंगल कामना। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैले, ऐसी मंगल कामना। और आज की हम लोग इस टेस्ट सीरीज़ को शुरू करें, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि राजस्थान प्रवक्ता का पेपर आपके पास आया होगा, नेट का पेपर आया होगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके टेस्ट पेपर में आपकी टेस्ट सीरीज़ से एज़ इट इज़ पूछे गए हैं। तो मैंने ऐसा किया कि छांट छांट के उन प्रश्नों को रखा है जो आपकी टेस्ट सीरीज से आज वैसे ही पूछे गए हैं। प्रश्न कभी भी आप ध्यान रखिएगा हूबहू नहीं आते हैं, प्रश्न कभी हूबहू नहीं आते हैं। प्रश्न का नेचर वैसा आएगा और आपको विकल्प वैसा मिल जाएगा। एटलीस्ट उसमें एक कम से कम सही विकल्प तो मिलेगा ही। तो आज मैं कुछ चुनिंदा प्रश्नों को, राजस्थान प्रवक्ता के प्रश्नों को डिस्कस करूंगा, उन प्रश्नों को जो आपकी टेस्ट सीरीज से एज इट इज़ पूछे गए हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगा और मैं चाहता हूं कि पूरी क्लास को धैर्य के साथ आप देखें, समझें, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप नोट डाउन करें। आगामी लेक्चर्स में मैं नेट के लगभग 35-36 प्रश्न डिस्कस करूंगा जो आपकी टेस्ट सीरीज से पूछे गए हैं। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है सब लोग क्लास में आ गए हैं। आप चाहें तो लिंक भी शेयर कर सकते हैं और फटाफट कॉपी पेन लेके बैठिए और हम लोग आज की टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आने के लिए रेडी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। और राजस्थान प्रवक्ता में ये प्रश्न पूछा गया है, पेपर आपके पास है ही, आप पढ़ लीजिए। वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक काल के प्रसिद्ध पंचजनः युग्म में शामिल नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, शामिल नहीं है। 2022 का प्रश्न है। ऐसा तो नहीं आया है लेकिन लगभग ऐसा ही प्रश्न आया है। 4 विकल्प हैं आपके पास, द्रुम्न है, तुर्वस है, पुरु है और भरत है। ध्यान से देखिए और मुझे आप रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई करिए फटाफट, देखिए गलती मत करिएगा। और मैं आपको बता देता हूं, इस प्रश्न का सही उत्तर है भरत। इस प्रश्न का सही उत्तर है भरत, जो पंचजनः युग्म में शामिल नहीं है। तो कैसे शामिल नहीं है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दें, पंचजनः में शामिल ग्रुप कौन कौन सा है। आप ध्यान दीजिए, पहला है यदु, दूसरा है तुर्वस, तीसरा है अनु और द्रुम्न और पुरु। तो आप यहाँ पर देखें, द्रुम्न भी दिख रहा है, आप देखें यहाँ पर तुर्वस भी दिख रहा है और पुरु भी दिख रहा है। मोटे तौर पर ये कह रहा है कि कौन सा युग्म पंचजनः में नहीं है। तो पंचजनः में भरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भरत कबीले के नेता सुदास, हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, सुदास ने परुष्णी नदी के किनारे, ये सब प्रश्न हमेशा आता है, परुष्णी नदी के किनारे 10 राजाओं के संघ को परास्त किया था। और वो पूछी जाती है ये घटना कि दाशराग्य युद्ध का विवरण किस ऋग्वेद के किस मंडल में है। आप देख रहे हैं ना, सुदास ने परुष्णी नदी के किनारे दाशराग युद्ध में 10 राजाओं के संगठन को परास्त किया था। ये विवरण आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, इसको भी याद रखिएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई 10 राजाओं का संघ था तो ये पंचजना था, ये 5 लोग हैं इसमें, बाकी के 5 और कौन थे। तो वो कहते हैं 5 अन्य स्थानीय जनजातियां थीं जिनको वचीव्रत कहा गया है सम्मिलित रूप से। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें एक है अलिन, ध्यान दीजिएगा, अलिन, अनिल नहीं है, अलिन है, अलिन है, पख्त है, भलानस है, नोट करिए, और शिवी है और विषाणिन है। तो देखिए
कितनी बातें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। तो ये 5 जना, 5 आर्य कबीले और वो 5 अनार्य कबीले, कुल मिला के 10 राजाओं का संघ था, 10 कबीलों का संघ था आप कह सकते हैं, और इसको सुदास ने परास्त किया। ये भी पूछा जाता है कि 10 राजाओं का संगठन या 10 राजाओं का संघ किसके मानसिक विचार की उपज थी। तो ये हैं 10 राजाओं का संघ बनाने वाले विश्वामित्र, आपको पता है। और इस समय भरत कबीले के जो पुरोहित हैं वो वशिष्ठ हैं, और सुदास का वंश भी पूछा गया है अक्सर करके किसी परीक्षा में। तो आप ध्यान रखिएगा, भरत कबीले का जो वंश है, आदिवंश, इनका तृत्सु है। तो इतनी सारी बातें इस प्रश्न में क्लियर हो रही हैं। और ये प्रश्न राजस्थान प्रवक्ता में आप देख पा रहे हैं, आपकी टेस्ट सीरीज से ऐसा ही लगभग पूछा गया है, ऐसा ही लगभग पूछा गया है। और हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, बलबन से पूछा गया है। वो कह रहा है कौन सा कथन बलबन के संदर्भ में सही नहीं है। एज इट इज आया है, विकल्प चेंज हो सकते हैं, चेंज होने भी चाहिए, क्योंकि 100% वैसा प्रश्न नहीं आ सकता। तो आप इस प्रश्न को देख लीजिए। जो लोग मेरी पहले की टेस्ट सीरीज में रहे हैं उनके पास ये सारे प्रश्न होंगे। अफ्राशियाब वंश से संबंध बलबन के बारे में सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है। उसने अपना संबंध ईरानी पौराणिक वंश अफ्राशियाब के साथ जोड़ा। ईरानी परंपराओं का अनुकरण एवं दरबारी ऐश्वर्य वैभव का प्रदर्शन, बिल्कुल सही बात है, उसने ये भी किया। तुर्कान ए चहलगानी का सुदृढ़ीकरण, तुर्कान ए चहलगानी का सुदृढ़ीकरण, तो सुदृढ़ीकरण ये गलत है, क्योंकि बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का विघटन कर दिया। ये बात ध्यान रखिएगा, बातें क्लियर हो रही हैं आपके पास। और दीवान आरिज विभाग का गठन ये भी किया बलबन ने। तो आप देख पा रहे हैं कि बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का सुदृढ़ीकरण नहीं किया, बल्कि इसका विघटन कर दिया। तो तुर्कान ए चहलगानी का संस्थापक कौन था? तो तुर्कान ए चहलगानी का संस्थापक था, जवाब आपको पता है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बिल्कुल। और सही जवाब है इल्तुतमिश। तो कुल मिलाकर के ये दूसरा प्रश्न भी एज इट इज आपकी टेस्ट सीरीज से पूछा गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए। मध्यकाल में तुमन क्या संदर्भित करता है? तुमन क्या संदर्भित करता है? तुमन क्या संदर्भित करता है? सैन्य वर्गीकरण, व्यापारिक काफिले, या फिर कराधान व्यवस्था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे, दीजिए। एज इट इज प्रश्न आया है सैन्य वर्गीकरण, आपको पता है, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं आप लोग। सैन्य वर्गीकरण, सेना का जो विभाजन होता था दिल्ली सल्तनत में, उसमें जो सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी है उसको तुमन कहा गया है। ये बात क्लियर हो रही है? मुझे बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, तुमन सैन्य वर्गीकरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रश्न कैसा है? मेरी टेस्ट सीरीज का प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्म की क्षीण अवधारणा हमें ऋग्वेद के किस मंडल एवं किस सूक्त में मिलती है? तो देखिए, यहां पर मेरा प्रश्न ये कह रहा है कि ये किस मंडल और किस सूक्त में मिलती है। ऑप्शन आपके पास है, सप्तम मंडल वरुण सूक्त है, नवम मंडल सोम सूक्त है, दशम मंडल पुरुरवा उर्वशी सूक्त है, और दशम मंडल नासदीय सूक्त है। राजस्थान प्रवक्ता में ये प्रश्न ऐसे आया है कि नासदीय सूक्त का संबंध हमें किस वेद से संदर्भित है या किस वेद में मिलता है। तो नासदीय सूक्त दिया हुआ है वहां पे, और आपको वहां पे उत्तर चुनना है ऋग्वेद। मेरा प्रश्न ये कह रहा है कि निर्गुण ब्रह्म की क्षीण अवधारणा हमें ऋग्वेद के
किस मंडल और किस सूक्त में मिलती है। तो अब आपको पता है नासदीय सूक्त, तो यहां पर यह सही जवाब डी है। ऐसा ही प्रश्न आया है, वो छात्र विशेष लाभान्वित हुए होंगे जो मेरी क्लास में, मेरी टेस्ट सीरीज में लगातार हैं। लगभग अब तक 8000 से ज़्यादा प्रश्न हल करवाए जा चुके हैं। बाकी अभी आपकी एक टेस्ट सीरीज चली रही है और भविष्य में परीक्षा का तो मुझे अभी नहीं पता है कब होगी, लेकिन जब तक परीक्षा चलती रहेगी या परीक्षा होने की तिथि जब तक नहीं आती है, परीक्षा जब तक हो नहीं जाती है, तब तक मेरी टेस्ट सीरीज लगातार चलती रहेगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है, जरूर से जरूर इन बातों को नोट करिए, पता नहीं कौन सा प्रश्न कहां से फिर रिपीट हो जाए। तो ठीक है, ये क्लियर हो रहा है दशम मंडल का नासदीय सूक्त। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन 5 देखिए कैसे पूछा गया है। ये कह रहा है कि सातवाहन शासक ने दक्षिणापथपति एवं अप्रतिहत चक्र जैसी उपाधियां धारण की। दक्षिणापथपति एवं अप्रतिहत चक्र जैसी उपाधियां धारण की। ये प्रश्न ऐसे आया है राजस्थान प्रवक्ता में कि किस शासक ने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। केवल इतना मेरा प्रश्न आप देखिए, किस सातवाहन शासक ने दक्षिणापथपति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधियां धारण की। 4 ऑप्शन हैं और इसमें आप जवाब दे पाएंगे, मुझे उम्मीद है। पूरी गलत मत करिएगा, जल्दबाजी में आप गौतमी पुत्र शातकर्णी लगाते हैं, ये गलत है। और ये है शातकर्णी प्रथम, ये है शातकर्णी प्रथम। और आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना चाहिए, देखिए हड़बड़ी मत करिए, आप लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। सातवाहन शासकों में शातकर्णी प्रथम ने ही अश्वमेध यज्ञ भी किया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। मैं शायद ठीक रिकॉल कर पा रहा हूं, मुझे बताइए। सातवाहन शासकों में अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक शातकर्णी प्रथम है, कभी भी गौतमी पुत्र शातकर्णी नहीं है। इसी तरह चालुक्य वंश में हमेशा ध्यान रखिएगा, अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुलकेशिन प्रथम है, पुलकेशिन प्रथम है। जल्दबाजी में आप लगाते हैं क्योंकि वो पुलकेशिन द्वितीय को, क्योंकि वो चालुक्य वंश का, मुख्य चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक हुआ, तो आपको लगता है नहीं उसी ने किया होगा, लेकिन सही जवाब है पुलकेशिन प्रथम। तो चालुक्यों में करने वाला अश्वमेध यज्ञ है पुलकेशिन प्रथम, और सातवाहनों में अश्वमेध यज्ञ करने वाला है शातकर्णी प्रथम। क्लियर हो रही है बातें, मुझे बताइए। ओके, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपकी स्क्रीन पर है, आप देखो। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम की किस पुस्तक में तंत्र यानी बौद्धों एवं कापालिकों पर व्यंग करते हुए उनका उपहास किया गया है। ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत बार रिपीट हुआ है, आप सबको पता है। नेट से लेकर यूपीएससी से लेकर टीजीटी पीजीटी से लेकर तमाम परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। सरल प्रश्न है, आपकी टेस्ट सीरीज का प्रश्न है, एज इट इज आया है। उसमें शायद प्रश्न इस तरह से है कि वो कापालिकों पर व्यंग किस में किया गया है, तो वो उसकी रचना है, बताने की बहुत जरूरत नहीं है। उत्तर आपको पता है, मत्तविलास प्रहसन। आपको उत्तर पता है। यहां पे मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि मेरी टेस्ट सीरीज से कौन कौन से प्रश्न लगभग पूछे गए हैं, उनका मोटिव और उनका जो मीनिंग है वो लगभग वैसा ही है जैसा कि परीक्षा में आया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तंत्र यानी बौद्धों और कापालिकों पर व्यंग कर किया गया है, ये मत्तविलास प्रहसन में है। और एक बात और है, एक प्रश्न और आप यहां पे ध्यान रखिएगा, वो कहता है कि सामाजिक बुराइयों पर व्यंग किया गया है, और वो पुस्तक है बृहत कथा मंजरी। ये क्षेमेंद्र की पुस्तक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सामाजिक बुराइयों पर व्यंग किया गया है ना, दोनों पुस्तकें याद रखिएगा।
सामाजिक बुराइयों पर व्यंग है, जो कुरीतियां हैं उन पर व्यंग है। क्षेमेंद्र की पुस्तक बृहत कथा मंजरी। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं याद कर पा रहा हूं, बड़े करीबी जवाब हैं यहां पर। प्रश्नोत्तर मल्लिका और कविराज मार्ग, प्रश्नोत्तर मल्लिका और कविराज मार्ग, ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं, मुझे बताएंगे क्या आप? ये दोनों पुस्तकें भी किसी शासक ने लिखी हैं, और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ये राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष है। 2 किताबें हैं उसकी, अमोघ वर्ष की, कविराज मार्ग एवं प्रश्नोत्तर मल्लिका। ध्यान रखिएगा, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, गलती मत करिएगा। आज आपको टेस्ट सीरीज में बहुत धैर्य के साथ बैठना है। थोड़े से ज़्यादा प्रश्न हैं, तो कम से कम इन प्रश्नों को दोबारा से गलत मत करिएगा। कल के पेपर में भी आपने कई प्रश्न गलत किए, आते हुए गलत किए। मैं बार बार कह रहा हूं, आते हुए प्रश्न और रिपीटेड प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से हमें सर्वाधिक वर्णाक्षरों वाला, जिसमें सर्वाधिक वर्ण हैं, लिपि वर्ण हैं, एक अभिलेख मिला है, जिसे तथाकथित साइन बोर्ड की संज्ञा दी गई है? ये प्रश्न भी आया है, केवल इतना पूछा गया है कि वो साइन बोर्ड कहाँ से मिलता है। तो जवाब फिर आपके पास 4 ऑप्शन है, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और बनावली। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जवाब आपको इन प्रश्नों के पता हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जवाब पता हैं, गलत मत करिएगा। यहाँ पर ऐसा ही प्रश्न, अब ये प्रश्न नेट में भी पूछा जा सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा सकता है, पीजीटी में भी पूछा जा सकता है, केवीएस में भी पूछा जा सकता है, जीआईसी में भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। फिलहाल अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इल्तुतमिश के संदर्भ में असत्य है? गलत है, मतलब राजस्थान प्रवक्ता का प्रश्न है, मेरी टेस्ट सीरीज का एज इट इज प्रश्न है, एज इट इज प्रश्न है, विकल्प नहीं है उसमें, बस केवल सही वाला विकल्प मिलेगा आपको। वो कह रहा है मकबरा शैली का जन्मदाता, तो बिल्कुल ठीक है, इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा, सुल्तान ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये बात क्लियर है। वो कह रहे हैं सुल्तान की उपाधि का सर्वप्रथम प्रयोग, ये भी बात बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी या उपाधि का प्रयोग इल्तुतमिश करता है। इस्लाम के इतिहास में सुल्तान की उपाधि का सर्वप्रथम प्रयोग महमूद गजनवी करता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए, नोट कर लीजिए आप इसको। वो कह रहा है दीवाने आरिज विभाग की स्थापना, ये वाला विकल्प गलत है और यही विकल्प सही होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, गलत है। ये विभाग की स्थापना करने वाला आपको पता है किसने करा? बलबन ने करी है इस विभाग की स्थापना। और कह रहे दिल्ली सल्तनत की मुद्रा प्रणाली का जन्मदाता इल्तुतमिश, बिल्कुल ठीक बात है। उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये 2 सिक्के उसने चलाए। तो ये 3 सही हैं, ये गलत है और गलत वाला विकल्प ही आपको चुनना है। तो ये प्रश्न भी क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप केवल टेस्ट सीरीज में बने रहिए, प्रश्नों को गलत मत करिए बस। अगला प्रश्न देखिए, यहां से मेरी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, फिर कल के टेस्ट पेपर में फिर मैं कुछ प्रश्न लेके आऊँगा, फिर इसी तरह नेट के प्रश्न लेके आऊँगा। थोड़े थोड़े प्रश्न आपसे डिस्कस करता रहूँगा। बहुत सामान्य प्रश्न डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत सामान्य प्रश्न डिस्कस नहीं करूँगा आपसे, ठीक है ना? केवल वही विशेष प्रश्न डिस्कस करूँगा जो पूछे गए हैं, जो थोड़े बहुत बदलाव के साथ आपकी टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, वो कह रहा है ऋग्वैदिक देव मंडल में सर्व प्राचीन देव कौन है? फटाफट बताइएगा। सर्व प्राचीन देव इंद्र, अग्नि, सोम और द्यौ। जवाब दीजिएगा। इंद्र है, अग्नि है, सोम है या द्यौ है? बताइए। और ठीक ही है, सही जवाब आएगा आपकी तरफ से, बिल्कुल उम्मीद मुझे यही है, और वो है द्यौ।
ये सर्वप्राचीन है, पहले तो ये समझ लीजिए आप। सर्वप्राचीन देवता के रूप में हमें देव का उल्लेख मिलता है, ये बात क्लियर हो गई। सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? तो वो इंद्र हैं, 250 सूक्त हैं इसके पास। अग्नि के पास 200 सूक्त हैं। और एक विशेष बात मैं आपको बताता हूं, ये प्रश्न कभी पूछा गया है कि ये बताइए वंश मंडलों का प्रारंभ किस देवता की स्तुति से होता है? वंश मंडल। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का 2 से 7वां मिला करके ये कहलाता है वंश मंडल। और आपको ध्यान रखना चाहिए वंश मंडलों का प्रारंभ अग्नि की स्तुति से होता है। ये बात बहुत क्लियर कट आपको पता होनी चाहिए। वंश मंडलों का प्रारंभ अग्नि की स्तुति से होता है और ऋग्वेद का एकमात्र 8वां मंडल इंद्र की स्तुति से प्रारंभ होता है। 8वां मंडल, केवल एक मंडल ऐसा है जो इंद्र की स्तुति से प्रारंभ होता है। ये सब गहनतम प्रश्न हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। गलत कर देते हैं छात्र, जल्दबाजी में दिमाग काम नहीं करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वंश मंडलों का प्रारंभ अग्नि की स्तुति से है और केवल एकमात्र 8वां मंडल इंद्र की स्तुति से प्रारंभ होता है। 8वें मंडल को, बहुत सारी बातें याद आ जा रही हैं मुझे, प्रगात मंडल भी कहा गया है। सामवेद के अधिकांश सूक्त इसी मंडल से लिए गए हैं, प्रगात मंडल से या फिर 8वें मंडल से लिए गए हैं। आइए देखते हैं अगला 9वां प्रश्न। क्वेश्चन 10 को आप देखिए क्या कह रहा है। पृथ्वीवासी देवताओं में, बहुत सावधानी से ध्यान रखिएगा, पृथ्वीवासी देवताओं में सर्वोच्च स्थान किसका है? इंद्र है, अग्नि है, सोम है या फिर रुद्र है? पृथ्वीवासी देवताओं में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? फटाफट रिप्लाई करिए और सही जवाब है अग्नि। ध्यान दीजिएगा, अगर ये कहते हैं कि ऋग्वैदिक देवमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है, तब आप लगाएंगे इंद्र को। इंद्र को कब चुनेंगे? जब वो कहेगा ऋग्वैदिक देवमंडल में, ऋग्वेद के समस्त देवताओं में, ऋग्वैदिक देवताओं में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है, तब आप लगाएंगे इंद्र को। क्लियर? वो कह रहा है पृथ्वीवासी देवताओं में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है, तो जवाब है अग्नि। क्लियर रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरल प्रश्न है। अथर्ववेद में किसे मृत्यु लोक का देवता कहा गया है? ध्यान रखिएगा, सामान्य सा प्रश्न है। अथर्ववेद में किसे मृत्यु लोक का देवता कहा गया है? विष्णु को, यमराज को, परीक्षित को या फिर कृष्ण को? मृत्यु लोक का देवता अथर्ववेद में किसे कहा गया है? ऑप्शन हो सकता है कंफ्यूजन हो, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका और जवाब बताता हूँ। और सही जवाब है परीक्षित को। इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, या ऐसे कह लीजिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण ही हैं। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था, सामाजिक विभाजन का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर है? जन्म पर आधारित ऋग्वेद में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में या फिर शतपथ ब्राह्मण में? 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए और मुझे बताइए। मैं हटता हूं, इस प्रश्न को देखिए आप पहले। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन या वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद या फिर शतपथ ब्राह्मण? गलत ना करिएगा। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है शतपथ ब्राह्मण में है। ध्यान दीजिएगा, वर्ण शब्द पहली बार सामाजिक विभाजन के संदर्भ में, पहली बार सामाजिक विभाजन के संदर्भ में पहली बार
शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये बात भी क्लियर कर लीजिए आप। तो आप कहेंगे सर वर्ण शब्द तो ऋग्वेद में भी आया है। भाई वर्ण शब्द तो ऋग्वेद में आया है ना, तो आप ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में आया है। ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द है वो रंग के अर्थ में आया है। गौर वर्ण, श्याम वर्ण। क्लियर है? ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के संदर्भ में आया है। और आपको यह ध्यान देना चाहिए ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया है वो जन्म पे आधारित नहीं है, वो कर्म पे आधारित है। मेरी बात क्लियर हो रही है? वो कह रहा है कि सामाजिक विभाजन बताने के लिए वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में वर्ण शब्द पहली बार कहां पे आया है। तब जवाब है शतपथ ब्राह्मण। ये बात क्लियर हो रही है? बहुत से लोग जल्दबाजी में गलत कर जाएंगे, गलत मत करिए। बार बार सुधारने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, और मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूं। आपको परफॉर्म करना है परीक्षा भवन में। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए। बुद्ध के जीवन को बदलने वाले 4 दृश्यों का सही क्रम बताइए। ये तो पता है ना आपको कि बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे और वो विचलित हो गए और घर छोड़ के चले गए। तो वो 4 दृश्य पहली बार क्या थे? 4 विकल्प हैं, वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु तथा सन्यासी। बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु तथा सन्यासी। मृत्यु, सन्यासी, बीमारी या वृद्धावस्था। सन्यासी, मृत्यु, बीमारी या वृद्धावस्था। तो चारों विकल्प सही हैं, लेकिन वो क्रम लगाना है आपको। किस क्रम में देखा? मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। ओपीडीएस, ओपीडीएस, हॉस्पिटल में ओपीडी होता है, क्लियर है? तो ओ फॉर ओल्ड मैन। अब देखो ओल्ड मैन कहां पे है पहली बार, बस ये विकल्प क्लियर हो जाएगा। वृद्धावस्था यहीं से क्लियर हो गया। इसमें सही जवाब है ए, 4 दृश्यों का क्रम, ओपीडीएस। पी फॉर पेशेंट यानी कि बीमार आदमी, तो यहां पर ये बीमारी। डी फॉर डेथ या डेड बॉडी। तीसरा दृश्य उन्होंने उस शव को देखा था और पूछा कि भाई ये क्या हुआ। चन्ना ने जवाब दिया साहब ये तो मर गया है। तो बोले मुझे भी मरना पड़ेगा? बोले हाँ आपको भी मरना पड़ेगा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर आप एस फॉर सन्यासी, और आई थिंक ये कभी नहीं भूलेगा अब आपको। ओल्ड मैन, पेशेंट, डेड बॉडी और सन्यासी, ये सरल सा प्रश्न गलत हो सकता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, ओपीडीएस, ओल्ड मैन, पेशेंट, डेड बॉडी और सन्यासी। क्लियर? गलत तो नहीं होगा? अगले प्रश्न की तरफ आए हम लोग, इजाजत है? ओके। क्वेश्चन नंबर 14 कई बार अलग अलग तरह से पूछा गया है, देख लीजिए। किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म का अनुसरण करती थीं, जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे? मौखरी, इक्ष्वाकु, नागवंश और यौधेय। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल सही लगाया होगा। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक है, और सही जवाब है इक्ष्वाकु। आपको यह पता है नागार्जुनी कोंडा स्तूप का निर्माण इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने करवाया था, अपनी पत्नियों के अनुरोध पर। तो महिलाएं बौद्ध धर्म को फॉलो करती हैं और पुरुष वैदिक धर्म के अनुयायी हैं, इक्ष्वाकु। और अगर बाय द वे, क्योंकि एक बार प्रश्न और आया है, और वहां पर दिए गए विकल्पों में इक्ष्वाकु है ही नहीं। अगर इक्ष्वाकु ना हो तो सेकंड ऑप्शन के तौर पे आपको मिलेगा वहां पर सातवाहन। तब आप सातवाहन चुन सकते हैं। तब आप बेहतर विकल्प के तौर पर सातवाहन चुन सकते हैं, लेकिन यहां पर सही उत्तर इक्ष्वाकु है। ये बात क्लियर रखिए।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से पढ़िए। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में है? भाषा पूछ रहा है, पाली है, संस्कृत है, तमिल है और प्राकृत है। कर लेंगे और मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक जवाब देंगे आप लोग, और सही जवाब है प्राकृत। ध्यान रखिएगा, प्रशस्ति का प्राचीनतम उदाहरण है, बताया था मैंने। कई बार ये प्रश्न अलग अलग तरह से पूछा गया है। भारतवर्ष इसी में लिखा मिलता है पहली बार, ये मैंने कई बार बताया है। नहरों का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, ये भी मैंने आपको बताया है। महाराज उपाधि का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, ये भी मैंने आपको बताया है। तमाम बातें हैं। तो हाथी गुम्फा प्रशस्ति या हाथी गुम्फा अभिलेख प्रशस्ति का प्राचीनतम उदाहरण है, प्राकृत भाषा में है। किसी भी दशा में कभी भी संस्कृत मत चुनिएगा, क्योंकि संस्कृत का उपयोग आप देखिएगा पहली बार ऑफिशियली रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हो रहा है। ये बात क्लियर है? पता है ये सब आपको? ध्यान दीजिएगा, आपको पता सब कुछ है, लेकिन आप अपने कौशल को परीक्षा भवन में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कमी ये है, क्योंकि कॉपी जमा करने के बाद आपको उत्तर याद आ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके पास कि आपने उत्तर कुछ लगाया हो और परीक्षा भवन से निकले और फिर पेपर देखा और आपको लगा रे 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 ये तो मैंने गलत कर दिया? आपको पता सब है, प्रॉब्लम यह है कि परीक्षा भवन में सूचनाओं को रिकॉल कर पाएं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ऐसे 3 से 4 प्रश्न आपको परीक्षा भवन से निकलते ही सही याद आ जाते हैं, अपने आप याद आ जाते हैं। ये मैं अपने अनुभव से भी बता रहा हूं आपको। आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखिए। किस सातवाहन शासक के घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया? तीनों समुद्रों का, इसका मतलब अरब सागर, इसका मतलब हिंद महासागर, इसका मतलब बंगाल की खाड़ी, यानी कि तीनों समुद्रों का, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। इन तीनों, मतलब इतनी बड़ी विजयों की बात हो रही है। इसकी हमारे पास कोई बहुत डिटेल नहीं है, लेकिन ये उपाधि या ये सेंटेंस किस सातवाहन शासक के लिए है? शातकर्णी प्रथम के लिए है, या फिर गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के लिए है, यज्ञश्री शातकर्णी के लिए? मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल 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 सही। और ये जवाब है गौतमी पुत्र शातकर्णी। ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक उपाधि का प्रयोग किया गया है गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए। ती समुद तोय पीत वाहन। ती समुद तोय पीत वाहन। ती माने 3, समुद माने समुद्र, तोय माने पानी, पीत माने पिया, वाहन माने घोड़ों ने। तो उसकी एक उपाधि है कि जिसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया। मतलब प्रतापी शासक था, बहुत बड़ी विजय की। इतनी बड़ी विजयों की जानकारी हमारे पास नहीं है फिलहाल, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गौतमी पुत्र शातकर्णी की 2 उपाधियां और पूछी गई हैं। एक पूछी गई है एक ब्राह्मण, ये भी पता है। किसने अपने आप को ब्राह्मण घोषित किया है? तो यह है गौतमी पुत्र शातकर्णी। ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था का संस्थापक और पोषक गौतमी पुत्र शातकर्णी। उसकी एक उपाधि है विनिवतित चातुर्वर्ण संकरस। चातुर्वर्ण संकरस, वर्ण संकर व्यवस्था को रोकने वाला, वर्ण व्यवस्था का संस्थापक और पोषक गौतमी पुत्र शातकर्णी। आप देख पा रहे होंगे, देखिए, चीज़ों को नोट करिए, गलत मत करिए। अब मैं नहीं कहूँगा कि गलत मत करिए, ये कई बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फिलहाल अगले प्रश्न में आते हैं। इस प्रश्न में पुस्तक पूछी जा रही है फ्रांसिस वर्नियर का यात्रा विवरण। ये मैंने कल के लेक्चर में भी बताया है। किस नाम से जाना जाता है? स्टोरियो डी मोगोर, दी फॉरगेटन एम्पायर, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। तो सही जवाब है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ये ध्यान रखिए।
वर्नियर की पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। दी फॉरगेटन एम्पायर आर सेवल की बुक है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में है, याद है। और स्टोरियो डी मोगोर मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया है, ये मनुची की पुस्तक है। क्लियर हो रहा है? बार बार चीजों को पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को देखिए, मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है। हमेशा मैंने कहा है नंबरिंग करिएगा, एरो से मत मिलाइएगा, ठीक है। तो देखिए सरोजनी नायडू, 4 विकल्प हैं। आप प्रश्न को देख लीजिए पहले ध्यान से। अब देखिए सरोजनी नायडू, दरसाना में नमक सत्याग्रह, यहां पे 3 नंबर। उषा मेहता, आप देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालित किया, तो यहां पे 4 नंबर। अरुणा आसफ अली तो भूमिगत आंदोलन की एक नेता थी। और फिर डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन या कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, आपको पता है आज़ाद हिंद फौज में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडेंट थी, तो आज़ाद हिंद फौज दूसरे विकल्प में है। तो ऑप्शन क्या आ रहे हैं? 3, 4, 1, 2। आप लोग ठीक जवाब दे रहे हैं, 3, 4, 1, 2 सही मिलाया है सभी ने। बोलिए गलत तो नहीं हुआ किसी का। अब विकल्प देख लीजिए, और विकल्प आपके पास है बी वाला 3, 4, 1, 2। तो इस विकल्प को आप चुन सकते हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से चुनिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस व्यक्ति ने सविनय अवज्ञा के लिए या इस विचार का प्रतिपादन किया और इसका व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग किया? किस व्यक्ति ने? पहली बात तो यह है कि किसने इस विचार का प्रतिपादन किया। 4 ऑप्शन है, गांधी, टॉलस्टॉय, थीरो और मार्क्स। गांधी, टॉलस्टॉय, थीरो और मार्क्स। गलत मत करिए, सही जवाब दीजिए। और बिल्कुल सही जवाब है थीरो। इनका पूरा नाम है हेनरी डेविड थीरो। ऐसे कहा जाता है कि गांधी को सत्याग्रह की प्रेरणा कहां से मिली? गांधी को सत्याग्रह की प्रेरणा कहां से मिली? तो जवाब है हेनरी डेविड थीरो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से मिली। सिविल डिसओबीडियंस। तो इस विचार का प्रतिपादन किसने किया? ध्यान रखिएगा, हेनरी डेविड थीरो, और वही हैं। तो यहां पर आपको चुनना है हेनरी डेविड थीरो, बिना किसी जल्दबाजी के। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। आप पढ़िए, लॉटरी कमेटी का गठन किससे संबंधित है? लॉटरी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय इसका गठन हुआ है। किससे संबंधित है? नगर नियोजन से, जनस्वास्थ्य से, लॉटरी पर प्रतिबंध से, या आर्थिक एवं मुद्रा सुधार प्रणाली से? मुझे बताइए। बहुत से लोगों को इसका जवाब पता है। बिल्कुल, और ठीक जवाब है आपकी आशा और उम्मीद के विपरीत नगर नियोजन से। क्लियर हो रहा है? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। मुझे उम्मीद है आपने इस टेस्ट सीरीज को खूब एंजॉय किया होगा। त्योहारों को भी खूब एंजॉय करिए। आज की टेस्ट सीरीज को समाप्त करने का वक्त है। मैं कल भी आपके लिए एक वीडियो लेकर, एक क्लास लेकर उपस्थित रहूंगा। मुझे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।